Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Kannan Gopinathan. आई एम फ्रॉम केरला, सो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी हिंदी में कोशिश करूँगा बात करने का, क्योंकि वाइफ हरियाणा से है तो हिंदी में बात करना ज़रूरी है। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संदीप सर एंड आनंदवर्धन सर एंड शुक्ला सर फॉर इनवाइटिंग मी। बोथ ऑफ यू हैड इनवाइटेड एंड सर जो मेरे से पहले बात कर रहे थे, मुझे बीच में लगा कि वो यही बोलने वाले हैं कि मैं लखनऊ इसलिए बुलाया था कि पिटाई कर पाए फ्लाइट का टिकट वगैरह देख के कि इधर बुला के पिटाई कर दे। सो इज इट ओके? लाउडर? या, इज इट ओके नाउ? ओके, या, आई हैव टू लर्न द ट्रेड। सो कमिंग, ये कहाँ से शुरू करना है? अगर शुरू करें तो नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म। मैं इसको कोई थियोरेटिकल डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज वो टाइम चला गया कि जब हम बुक में पढ़ते थे और नेशनलिज्म क्या होता है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पैट्रियोटिज्म इज दिस, नेशनलिज्म इज वेयर यू कीप योर ओन कंट्री अबव एवरी अदर कंट्री। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, थियोरेटिकल यू कैन गो एंड रीड, जहाँ पे आपको पढ़ना है आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि देशद्रोही कौन है, देश प्रेमी कौन है, ये मायने नहीं रखता। आज के ज़माने में देशद्रोही कौन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा। और मैं कहीं जगह जाके पूछता हूँ, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होगा फैमिली का, फ्रेंड्स का, छोड़ने का या फिर इस ग्रुप में रहने का फ़ायदा नहीं है, ऐसे कितने लोगों ने सोचा होगा? और छोड़े कितने लोग हैं? आप देशद्रोही हैं जिन्होंने छोड़ा है, क्योंकि वो क्यों छोड़ा है मुझे पता है। अगर इस टॉक में आए हो और उस ग्रुप आपने छोड़ा है क्योंकि एक तरीके का आपको लग रहा था कि फेक नैरेटिव्स आ रहा है या फिर कुछ मैसेजेस आ रहा है, और उस ग्रुप में आपको कुछ उल्टा बोल के फायदा ही नहीं है, आपको लगा है उस ग्रुप में कुछ लिख के फायदा नहीं है, और आप कुछ लिखेंगे तो शायद रिश्ते जो है आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपके मामा, आपके चाचा या फिर ताऊ, कोई तो लिख रहा है उसमें, जो फॉरवर्ड किए जा रहा है सुबह डेली 5 गुड मॉर्निंग के साथ एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और हम क्या लगते हैं, पहली चीज आप उनसे वहां से छोड़ने का सोचते हैं, क्योंकि आपने क्या सोचा कहां पे, आपको पता है कि ये देश के लिए सही नहीं है, ये जो चल रहा है उस ग्रुप में, बातें जो हो रही है इस ग्रुप में, वो देश के लिए सही नहीं है, पर आपके खुद की आपने सोचा है कि नहीं, उससे बेहतर है कि हम चले जाते हैं। कई दोस्तों की ग्रुप होती है तो उससे बेहतर है कि थोड़ी अपनी मन की शांति के लिए, या फिर कौन इनसे सवाल पूछेगा, ये फिर जवाब करेंगे, फिर उसके बाद नेट में 4 चीजें और ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनको जवाब देते रहना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम इससे छोड़ के चले जाएं। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ये मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बेहतर है कि इनको छोड़ दो। आपने वो ग्रुप नहीं छोड़ा, आपने ग्रुप की 200 लोगों को वो 5 लोगों के भरोसा छोड़ा, क्योंकि मैदान से भाग गए आप, स्टेडियम से भाग गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के गए ना, मेरी इतना अगर टॉक से है कि वापस वो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जरूर, बस इतना जाके उनको बोल दीजिए एडमिन को कि मुझे वो ग्रुप में ऐड करिए, और वो सवाल जरूर पूछिए। देश प्रेमी वो है जिनको आज लगता है कि देश के हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, जिनको लगता है, और उसके लिए पूरी नारा लगा रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, वो देश प्रेमी है जरूर, चाहे किसी की भी सपोर्ट करते हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है। देश प्रेमी वो है जिनको लगता है कि देश के हित में नहीं हो रहा है और उसके लिए बोलने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। देशद्रोही वो है जिनको लगता है कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, पर लालच या डर या किसी भी बात के लेकर चुप बैठने का डिसीजन लिया है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चुप बैठने का डिसीजन ले लिया है, जो सर ने अभी बताया, क्योंकि खुद को हमने किसको अपने देश के लिए ऊपर रखा है, हमने खुद को रखा है, क्योंकि हमारी कुछ खोने का डर है या कुछ पाने का इच्छा है, दोनों चीजें, ग्रीड और फियर। कुछ लगता है कि हमारी कुछ खोने का चांस है, कुछ मैं बोलूंगा तो हो सकता है कोई आ जाए, कुछ देखने की कोशिश करे, अगर वो डर है तो जरूर, पर ये जो सवाल उठा रहे हैं उसको आप देशद्रोही मत बोलिए। आप चुपचाप बैठने का डिसीजन लिया है, कुछ देशद्रोही बनने का डिसीजन लिया है, प्लीज कंटिन्यू। सवाल उठाने वालों को देशद्रोही मत कहिए, कम से कम उतना मेहरबानी करिए। दूसरी जो है, आप कुछ किसी को लगता है कि मेरी प्रमोशन होने वाला है, मैं इस पे लिखूंगा तो क्यों, मेरी कुछ ये हो जाएगा तो
मतलब दुकान चल रहा है, क्यों मैं अगर बैंक्वेट हॉल भी अभी गोल्फ कोर्स में होने वाला था हमारा टॉक, उनको लगा हो कि क्यों सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का मौका दे देंगे, क्यों पंगा लेना है। अरे आपको लग रहा है सही है नहीं है, उसके लिए खड़े होने के लिए आपकी ताकत नहीं है, या फिर आप डिसाइड करते हो कि नहीं करना है, तो आप वहीं से, मेरे लिए तो आप देशद्रोही वहीं के वहीं बन चुके। ये ऐसी बात होगी कि आपको पता है कि गाड़ी जो है खाई में गिरने वाला है, आपको पता है, आप खड़े होकर देख रहे हैं, आपको बिल्कुल पता है कि गिरने वाला है, पर आप खड़े होकर देख रहे हैं, आप एक शब्द बोलना नहीं चाहते उसके लिए। तो ऐसा ना हो, धक्का देने वाले ठीक है, उनको लगता है खाई में गिरना चाहिए, अच्छी बात है, तो वो उसको रोकने वाले भी ठीक है, पर साइड में रहने वाले में मुझे उनसे बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं हर जगह जाके पूछता हूं, अभी हाल फिलहाल में एक प्रीमियर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में गया था इंडिया के, उधर टॉक में गया, मैंने यही पूछा, आप में से कितना लोगों को लगता है कि नोटबंदी के कारण जो ट्रिगर हुआ, नोटबंदी का जो ट्रिगर है, आज की जो अर्थव्यवस्था हमारे जो मंदी है, उसके लिए नोटबंदी का कितना बड़ा कारण है? हर प्रोफेसर, हर स्टूडेंट हाथ ऊपर उठाए, सबने बोला कि हाँ उसके कारण है। तो उनसे ये पूछा है कि आप में से कितना लोगों को लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था, देश के हित में नहीं था नोटबंदी? फिर से सबने हाथ ऊपर किया। उसके बाद पूछा, आप में से कितने लोगों ने कहीं फेसबुक में, ट्विटर में, कहीं भी इसके बारे में एक शब्द लिखा हो? आप में से कितना लोगों ने खुल के एक चीज लिखा हो? आपको सबको पता है कि देश के खिलाफ था, देश के अच्छा में तो नहीं, अच्छे उसमें तो नहीं था, पर आप में से कितने लोगों ने एक शब्द भी लिखा है? 2 लोग, सिर्फ एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया। अगर जिन लोगों को ओपिनियन बनाना है, जो ओपिनियन मेकर्स है, उनको लगता है कि सही दिशा में नहीं जा रहा है, उसके बाद चुप बैठना, तो ये सबसे ज्यादा, ये एक जगह नहीं, हर जगह मैं एक चीज जाके बोलता हूं, आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट करिए, खुल के सपोर्ट करिए, मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूं। आप एक डिसएग्री कर रहे हैं तो खुल के डिसएग्री करिए। तो सेडिशन के केस से डरते हैं तो फिर बात करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आज हमें ये देश मिला है वो कैसे मिला है? हम में से सोचे, सर आके हमें बता रहा है, इस ग्रुप की जो सिंपल मैं बाइफरकेट करूं तो कुछ यूथ है और कुछ रिटायर्ड है, बीच की तो पॉपुलेशन है ही नहीं, बिल्कुल एज सच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्यों है कुछ सोचना? क्योंकि वो खोने का डर है। ये कुछ हमारे डे टू डे लाइफ है, डे टू डे ये है, हम ये सब करते रहते हैं, तो उसी में कंटिन्यू करना है। कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, मूवी देखना है, अपना काम करना है, अपना जो कंटिन्यू करना है, उससे ज्यादा मैं ये जो इनसेंसिटिविटी है हमारे देश में जो हो रहा है, उसको लेकर जो इनसेंसिटिविटी, उससे बहुत ज्यादा परेशान था। मैं वहीं पे आऊंगा कि रिजाइन क्यों किया, क्योंकि मेरा काम क्या था? ब्यूरोक्रेसी था। जो सरकार कहते हैं उसके एग्जीक्यूट करो, लीगल है तो, इलीगल है तो मना करो, सिंपल सी बात है ना, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। पर जब ये कश्मीर की जो मुद्दा आई, जो 370 की हटाने का, 370 हटाने से या ना हटाने से मेरी जो भी राय होगा वो निजी राय है, उसके लिए मैं रेजिग्नेशन नहीं दिया, मैं इसको क्लियर, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि 370 के विरोध में किया, यही बात भी किया जा रहा है। 370 में विरोध में भी तो करता, वो अलग बात है, पर मेरी उसमें राय जो है मैं बताऊंगा क्या है। इसके बाद 370 के एक दिन पहले आप देखेंगे सारे जो लीडर्स को जेल किया गया, जितने भी डिटेन किया गया, एक पूरी स्टेट की बात हो रही है। अगर यूपी में होता, सोच लीजिए, सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल किया गया। उसके बाद डिसीजन के बाद आपको लगा कि प्रोटेस्ट हो सकता है, तो पूरी वहां की कम्युनिकेशन आपने बंद कर दिया, सारी जिलों में आपने कर्फ्यू लगा दिया, जितने कोई बाहर नहीं निकल सकता, ना लैंडलाइन चल सकता, ना आपकी मोबाइल चल सकता, इंटरनेट चल सकता, एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, आपकी लीडर्स कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब जेल में, सब, या फिर ऐसे। यूपी में होता तो आप सहमत होते? ये हमारे देश में हो रही है, ऐसे नहीं, मैं सूडान के, यमन के कोई बात नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में हो रही है। ऐसे लग रहा होगा कि कोई कहीं का कहानी कद बता रहा हूं, हमारे देश में आज की तारीख में हो रहा है और हम चुप है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं और, क्योंकि वो कश्मीरी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन की किस बात कह रहे हो? नेशनल इंटीग्रेशन तब होगी तब आपकी यहां पे चोट लगेगी और यहां पे दर्द होगी, है ना? ऐसे तो नहीं है ना कि यहां पे कोई चोट लगेगा तो आपको दर्द नहीं होगी। यहां पे देश तो तभी बनेगी, वहां पे जो हो रहा है होने दो, उसको लेकर अगर आपको इतना ज्यादा अपना मूवी देखो, चलते जा रहे हो, तो फिर ये तो मत बोलो नेशनल इंटीग्रेशन, बोल दो कि ठीक है, उनको जो करना है, खुल के बोलिए ना। ये कोई सोल्यूशन है इसलिए कर रहा है,
उसके बाद आप देखेंगे तो इस बात से मुझे इश्यू क्या था, लोग उस टाइम मुझे बता रहे थे कि ये हमने कोई बिटर पिल दिया है ना, कोई कड़वा दवाई। कई बार क्या है, बच्चों को कड़वा दवाई देना पड़ता है और बच्चों को इसलिए पूछ भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं कड़वा दवाई देने से। तो मैंने बोला ठीक है, कड़वा दवाई का इंजेक्शन मान लेते हैं, इंजेक्शन भी देना पड़ता है बच्चों को। आपने कंसल्ट तो नहीं किया उनको, बच्चे जैसे ट्रीट किया, ठीक है, आप उसके बाद आपने वो कर लिया। पर ऐसे कोई माँ बाप है जो इंजेक्शन देने के बाद बच्चों को रोने का भी हक नहीं देता? ऐसे कोई माँ बाप है जिसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने बच्चे को, उसके बाद उसको इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद उसका मुंह भी बंद कर दिया, बोले कि तुम रोगे नहीं इसके बाद, क्योंकि हॉस्पिटल वाले सुनेंगे, वो बच्चा रहेगा आपके साथ। इंजेक्शन ठीक है आपने दे दिया, उसका रोने का तो हक आप मत छीनिए ना उनसे। आपने जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी आपने उनको जो बंद कर दिया इस तरीके से, तो आपने किया क्या है? ना आप कुछ बोल सकता है, उनके लीडर्स को बंद कर दिया, कौन बोलेगा कौन उसके बाद? तो ये चीज उस दिन मुझे लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश में दो चीजें हैं डेमोक्रेसी में, सरकार की पूरी राइट है अपनी डिसीजन लेने की, पूरी उनकी हक है, अपनी अवकाश है अपनी डिसीजन लेने की, जो आपको करना है करिए, पर उसके बाद जनता की हक होती है उस पर प्रतिक्रिया करने देने की, उस पर रिएक्ट करने के हक जो है वो जनता का है। ये नहीं है कि सरकार के डिसीजन हो गया उसके बाद सब, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार कल पेट्रोल की प्राइस 100 रुपया बढ़ा देते हैं, 70 से 80 से जो भी है 180 बढ़ा देते हैं, आज डिसीजन लिया, बिल्कुल सरकार की मर्जी है, करना तो करे, करे, पर सड़क पे तो लोग आएंगे। एक दिन में 100 रुपया बढ़ा दिया तो सड़क पे तो लोग आएंगे, कहीं पत्थरबाजी भी होगी, कहीं पे लीडर्स सामने आएंगे। पर ये ना करने के लिए, ये ओपोजिशन ना करने के लिए आपने पहले ही सारे लीडर्स को जेल कर दिया और जितने भी जगह पे कर्फ्यू कर दिया, पूरी स्टेट की आपने मोबाइल फोन बंद कर दिया, लैंडलाइन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते। क्या वो सही है? अगर उत्तर प्रदेश में होता ये चीज और मध्य प्रदेश वाले बोलते कि पर वो तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो हमारा क्या इश्यू है इसमें, तो क्या वो सही है? तो हमारा सोचिए कितनी छोटी है देश के लेकर जो कंसेप्ट है, कितनी छोटी कंसेप्ट है। कश्मीर में हो रहा है, तुम्हें क्यों? मुझे सबसे ज्यादा सवाल इस बात पे पूछा गया, कश्मीर में हो रहा है, तुम्हें क्या पड़ी थी? तुम क्यों अपनी नौकरी छोड़ दी? तुम तो दादरा नगर हवेली में थे, तुम्हें क्यों टेंशन हो रहा था? हमारे देश को लेकर इतनी सोच इतनी कमजोर, इतनी छोटी है कि हमारे देश में कहीं और हो रहा है तो हमें बिल्कुल कोई चिंता नहीं है उसको लेकर। तो आप देश प्रेमी तो मत कहिए अपने आप को। देश प्रेमी तब होगी जब राष्ट्र में कहीं पे भी कुछ हो रही हो तो कुछ आपको लगेगा। और इसमें थोड़ी सी अंतर ये समझना चाहिए, जब सरकार कुछ करते हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल क्राइम होती है, हम कई बार ये सवाल उठते हैं, कोई इंडिविजुअल क्राइम होता है तो तुरंत ये सवाल उठ जाता है, इस पे आप क्यों नहीं बोलते, उस पे क्यों नहीं बोलते, इस तरीके का सवाल बहुत ज्यादा आएंगे इस पे। और सबसे पहली बात ये हुआ जब मैंने खुल के बोलना लग गया, ये मैटर दर्द हो रहा था, सरकार की कुछ गलतियां हैं, सरकार ने जो भी करना है, पर हर सरकार ऐसा है, एवरी गवर्नमेंट इज अ पावर मैक्सिमाइजर। मतलब सरकार को लगता है कि जितनी पावर हमें मिले उतना ज्यादा अच्छा है, पूरा हम ले लेते हैं सरकार। पर उसके बाद जो है कितने प्रोटेस्ट हुई 21वीं सदी में, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में ये चीज हुआ, एक पूरी स्टेट को शटडाउन किया गया। उसके बाद कितने लोगों ने बोला है कि ये सही नहीं है। और मीडिया की जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह रहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है हमारे ऊपर जो सरकार ने पाबंदी लगाई है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है। मीडिया खुद कह रहे हैं कि हमें कोई उस पर दिक्कत नहीं है, सरकार जो कहेंगे हम उसको लेने के लिए तैयार है। पीसीआई के चेयरमैन का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। सिविल जुडिशरी कह रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है जिनको डिटेन किया गया विदाउट एनी, जो भी है दिल्ली से डिटेन करके श्रीनगर, अभी तक केस नहीं उनके ऊपर, और डिटेन करके उनकी वाइफ जुडिशरी में जाके, हाईकोर्ट में जाके वो कर रहा है, जो मुझे सामने न्यूज में मिला है। वो तो जुडिशरी गवर्नमेंट से पूछ रहे कि आपका इसे रिप्लाई दे दो, हेबियस कॉर्पस पिटीशन। हेबियस कॉर्पस मतलब बेसिक फंडामेंटल राइट की जो बेसिक चीज है, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं जा सकता बंदा कोई राइट को लेकर। उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि हमारे पास रिप्लाई तैयार नहीं है, 15 दिन दीजिए हमें रिप्लाई देने के लिए। अरे आपने खुद अरेस्ट किया उसको और आप बोल रहे हैं कि आपके पास डिटेल नहीं है, और हाईकोर्ट बोल रहा है कि कोई बात नहीं 15 दिन बाद दे देना। ये डेमोक्रेसी है जहां पे मीडिया कह रहा है कि कोई बात नहीं, सरकार जो कह रहा है वो चलेगा, जहां पे जुडिशरी कह रही है कि सरकार जो बोल रहा है वो चलेगा। तो फिर बचा कौन? अपोजिशन पार्टी तो कुछ कह नहीं रहे, सिविल सोसाइटी तो पता नहीं गायब ही हो गया।
तो फिर अब बचा कौन कौन? देखिए, सरकार फेल हो सकता है पर देश कभी फेल नहीं हो सकता। और सरकार देश नहीं बनता। सरकार है, हम हैं, आप है, जुडिशरी है, मीडिया है, आपकी तमाम चीजें जो मिलके जो है देश बनती है। और अगर हम सब एक साथ चुप होके अगर फेल करा दे एक जनता को, तो वापस बात करने के लिए किसी की इतनी सी भी प्रिंसिपल नहीं रहेगी। ये पूरी एक जनता को ऐसे लगेगी पूरी देश ने मिलकर हमें धोखा दे दिया, सरकार ने दिया, ऐसा नहीं लगेगा अगर हम उन खड़े रहेंगे तो। अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो एज ए नेशन वी आर फेलिंग, नॉट एज ए गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज नॉट फेलिंग, इट इज अ फुल कंट्री, इट्स इंडिया एज ए नेशन दैट इज फेलिंग। एंड तभी मेरे दिमाग में आई, चलते रहे तो मैं सबको बोल रहा हूं कि ये भी क्यों नहीं कर रहा, वो भी क्यों नहीं कर रहा, ये भी क्यों नहीं कर रहा। तो वापस यही सवाल उठता है कि आपने क्या किया। तो मैं यही आया कि मतलब वहीं पे मैंने सोचा कि व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल, इंडिविजुअल्स हैव टू स्टैंड अप। और कुछ बचा नहीं है, एज एन इंडिविजुअली मैं कर सकता हूं, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल, इंडिविजुअल हैव टू स्टैंड अप। जब सामने लग रहा है, जैसे ये हुआ उसके बाद जो पहले ही इंटरव्यू हुई, उसके बाद बात करने लग गए, तो पता नहीं पाकिस्तान की कोई डॉन न्यूज़पेपर या कोई था, उसमें फ्रंट पेज में छाप दिया कि ऐसा है करके। मैं इसी पे आता हूं, नेशनलिज्म पे उन्होंने छाप दिया। उसके बाद वहां का कोई मिनिस्टर ने भी मेरा न्यूज उठा के बोल दिया कि इंडिया के सारे सिविल सर्वेंट्स को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, जितने भी हैं सबको रिजाइन करना चाहिए। तो तुरंत सवाल आगे, पाकिस्तान के एजेंट बन के कैसे लग रहा है आपको ना, आपको पाकिस्तान के एजेंट बन के कैसे लग रहा है, या पाकिस्तानी या जो भी है। मैं देखो, अगर आप एक फॉर्मल टॉक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सॉरी, मुझे जो हम लोग कमरे में बैठ के बात करेंगे वही बात यहाँ पे कर सकते हैं, तभी कफे का फायदा है। मैं समझता हूँ जो चुप करके हम लोग जो घर पे बात करते हैं, जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बात करने के लिए तैयार है तभी कुछ हो सकता है। तो इसलिए खुल के बात करूंगा। इसके बाद जो है, तो पहली चीज होती है, कोई भी बात होती है तो सबसे पहले आपको क्या बुलाया जाता है, पाकिस्तानी है। अगर मुसलमान है तो एकदम आतंकवादी तक चले जाते हैं इमीडिएटली ना, पाकिस्तानी मुल्ला, आतंकवादी, सब कुछ हो जाता है। और उल्टा भी होता है, भक्त है, संघी है, ठीक है, हर तरीके का जो कोई भी डिस्कोर्स, कोई भी डिबेट होता है तो शुरू ऐसे ही होता है। तो इसको मैं पढ़ता था, मैं आर्ग्यूमेंट और डिबेट डिस्कशन के बारे में पढ़ता था। तो एक होती है ग्राहम्स हायरार्की ऑफ आर्ग्यूमेंट, ग्राहम्स हायरार्की ऑफ आर्ग्यूमेंट करके, उसके सबसे नीचे है नेम कॉलिंग। सबसे बेस एक ट्रायंगल है, उसके सबसे नीचे होती है नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग मतलब कुछ भी नाम बुला लो आप, तो आप क्या है, बात उसका फिर करने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे बात करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बुला लो, ये तो भक्त है, ये तो ऐसे कांग्रेसी है, ये तो ये है, ये तो वो है, वैसे ही नाम बुला दो। और डिबेट मैक्सिमम देखोगे तो वहीं पे चलता है, मैक्सिमम चिल्लाना का उसी पे चलता है, विच इज अ यूजलेस डिबेट कंप्लीटली। उसके ऊपर होता है एड होमिनम अटैक। एड होमिनम अटैक मतलब पर्सनल के कैरेक्टर के ऊपर असासिनेशन, कैरेक्टर असासिनेशन। तो कुछ भी मोटिव बना दो, मोटिव कुछ भी बना सकता है। मेरे केस में था कि मेरे पता नहीं क्या, मेरे खिलाफ कोई केस हो रहा था, मैं जेल भेजने वाला था, इसलिए मैंने छोड़ के चला गया, ये वो। अगर ऐसे कुछ भी होता तो सरकार से आंख मिला के का नहीं बोलता, कश्मीर तो छोड़ो, तो इतना अगर डर होते तो ये शुरू असाइन कर दो। या दूसरा था कि वो कुछ राजनीति करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, इसलिए ये कर रहे हैं। तो आप कुछ मोटिव असाइन कर दो, क्यों वो मुद्दा क्यों उठाया, पहले आया कौन उठाया, एंटी नेशनल ने उठाया, पाकिस्तानी ने उठाया, भक्त ने उठाया, किसने उठाया, वो आ गया, कौन उठाया। उसके बाद आप शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं क्यों उठाया, उसका रीजन आप कुछ असाइन कर दो। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, किसी जब कोई लड़की का अगर रेप वगैरह होता है तो पहले सवाल ये पूछते हैं कहां पे हुई, और दूसरे पूछते हैं कि कब हुई। क्योंकि जैसे ये दो सवाल हम मिल जाते हैं, तीसरी सवाल है वो लड़की वहां पे वो उस टाइम पे कर क्या रही थी। पहले ये दो सवाल हमारा नॉर्मल है, कोई जर्नलिस्ट भी पूछते हैं, पहली चीज तो यही पूछते हैं कहां पे हुई, कब हुई। उसके बाद तीसरा आता है कि वो लड़की वहां पे क्यों क्या उस टाइम पे क्यों क्या कर रही थी। क्योंकि क्या मुद्दे तो चले गए, रेप तो चले गए, बात आ गई लड़की पे, और वो लड़की क्यों वहां पे थी, और कहानी बन गई उस पे। ये होते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, ये जो शुरू करते हैं, मतलब इसको सेकंड लेवल बोलते हैं जो हायरार्की में। उसके बाद ऊपर आता है आपकी व्हाट अबाउटरी। व्हाट अबाउटरी मतलब तब आप कहां थे। तो आपको पूछा जाएगा, मुझसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित को जब वहां से कश्मीर से इस तरीके से टॉर्चर करके उनको निकाला गया, तब आप कहां थे। या शबरीमला में जो इश्यू हुआ अभी रिसेंटली, तब आप कहां थे।
और या सिख जो 84 में हुए, तब आप कहाँ थे? तो मैं इसके बारे में सोचने लग गया कि तब आप कहाँ थे का कैसे, मतलब फिर मुझे ये डिसीजन समझ में आया, इसकी आंसर एक ही बंदा दे सकता है जिसने कभी कुछ नहीं किया हो। क्योंकि उससे अगर पूछो कश्मीरी पंडित के समय कहां थे, बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे ही था। सिख के समय क्या कर रहे थे, तब भी मैं घर पे था, कुछ नहीं कर रहा था। गुजरात राइट के टाइम तब भी मैं कुछ नहीं कर रहा था, और आज भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कंसिस्टेंटली एक ही बंदा इंसान जवाब दे सकता है इसका, उसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया हो। आप एक भी मुद्दे पे अगर खड़े होकर आप उठ जाते हो तो तुरंत ये आपका जो है, एक मुद्दे पे अगर उठ गए आप तो बाकी जितने मुद्दे, एक बंदे ने तो 1 2 3 4 5 6 करके, तब आप कहां थे 1 2 3 4 बार। मैंने बोला भाई एक बार तो रिजाइन कर सकता हूं नौकरी से। अगर मान लो आप ही के एक ही मुद्दे पे मैं कर लेता 5 में से, बाकी 4 तो बच जाता, तो उस पर मैं क्या करता फिर? तो ये जो है, ये बेस लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। इस पे हमारी ये है कि हम वेस्टर्न ग्राहम हायरार्की वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, रीसेंट है। बहुत सिंपल सी बात है, भारतीय तर्कशास्त्र अगर हम जाएंगे, अपनी तर्कशास्त्र में जाएंगे, तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। शादी, बेटी की शादी या बेटे की शादी होते हैं तो हम पंडाल बनाते हैं। तो पंडाल बनाने के पहले बांबू का वो पोल लगाते हैं ना, वो जो इरेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे पिलर टाइप, वो लगा, उसको इरेक्ट करने के बाद हम करते क्या है, पहले उसको गाड़ने के बाद क्या करते हैं, पहले गड्ढा खोद के उसको लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे भी पहले क्या करते हैं, उसको हिला के चेक करते हैं। क्या, बहुत सिंपल है। आप कोई भी स्टैंड भी खड़े करेंगे ना, तो आप एक बार लगाने के बाद एक बार जोर से हिलाएंगे, ये गिर तो नहीं जा रहा है, गिरेगा तो नहीं, ठीक है। वो तर्कशास्त्र में देखिए उस टाइम बताया गया है कि सवाल की महत्व तो ये है, आप उसको गिराना नहीं चाहते। ये नहीं है कि आप पंडाल गिराना चाहते हो कि उसको लगा के आपने हिला दिया ऐसे ऐसे 4 बार तो कि आप पूरी पंडाल गिराना चाहते, नहीं। आप ये चाहते हैं कि शादी के टाइम ना गिर जाए, आप ये चेक करना चाहते हैं। आज मैं अगर वो करूं तो लोग आएंगे और मेरा घर पूरा तोड़ देगा, बोलेगा कि तुम वो गिराना चाहते थे। क्योंकि सवाल उठाना एक पेट्रियोटिक एक्शन है। सवाल उठाना इज ए रियल पेट्रियोटिक एक्शन। अगर आप देश प्रेमी हो तो आप सरकार, कई बार पेट्रियोटिज्म को बहुत तरीके के डिफाइन किया गया है। एक तरीका यह है, देश को सरकार से बचाना है पेट्रियोटिज्म, देश को सरकार से बचाना है पेट्रियोटिज्म। क्योंकि सरकार के साथ जो बोलना बहुत आसान है, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है। मैं यही चीज अगर आईएएस में रह के सिर्फ सपोर्ट ही करता तो मुझे और प्रमोशन मिलता, आगे ऊपर जाते, बढ़िया पोस्टिंग मिलता, कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं था। पर अगर मुझे लगता है कि नहीं, देश के सरकार के खिलाफ जाके मुझे देश को बचाना है, तो नुकसान है, पूरा नुकसान है। मैं अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं था, मैं समझ रहा हूं कि ऐसा हर एक ट्रिप के बाद जाके इतना भंडार हो जाता है, खुद धोना पड़ता है, तब पता चलता है कि भाई कलेक्टर अच्छा नौकरी था, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता था उस टाइम। तो ये चीज जो है, हम बहुत सारे चीजें हम सीखने को इस टाइम पे हमें मिलता है, बहुत सारे। ये सवाल उठाने का जो हमारी आदत है, वो डिसेंट इन डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो डिसेंट हम छोड़ चुके हैं बिल्कुल। किसी भी बात पे डिसेंट करना मतलब ऐसे हो गया कि आप देशद्रोही हो गया, ऐसे नहीं है। मैंने एक इंसान मुझे ट्रोल कर रहा था, बहुत ही गंदे तरीके से गाली दे रहा था ट्विटर पे। आधा लोग तो ट्विटर वगैरह तो इसी बात पे चले जाता है क्योंकि कोई आपको ट्रोल करता है ना, कुछ आपको कुछ गंदे गाली बोलते हैं, कुछ माँ बहन की गाली बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और आप समझते हैं कि अरे क्यों ये सब में पड़े, हम चले जाते हैं। ऐसे ही शुरू हो गया, गाली देना शुरू हो गया। तो मैंने उससे यही पूछा, आप सही में मायने में आपने जो लिखा है मेरे बारे में ऐसे विश्वास रखते हैं या आप मुझसे गुस्से में हैं? तो मुझे पता है गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो उसने बोला हाँ मैं गुस्से में हूं। तो मैंने बोला क्यों, किस बात पे गुस्से में? तो बोला कि आपने देश के खिलाफ बोला है, तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैंने बोला मैंने देश के खिलाफ नहीं बोला, मैं सरकार के खिलाफ बोला। आप सरकार और देश को एक समझते हैं कि अलग समझते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सरकार पहले भी थी, कुछ और सरकार थी, सरकार आगे भी रहेगी, सरकार आती जाती रहेगी, पर देश तो उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है सरकार से। एक टेम्पररी टाइम के लिए एक सरकार चुन के गया है, वो आज आएगी कल दूसरी रहेगी। देश तो इतना टाइम से हम हैं, तो आप सरकार और देश को अलग समझते? बोले हाँ सरकार और देश अलग है।
तो मैं बोला कि क्या मेरी ऐसी राय नहीं हो सकता है क्या कि सरकार जो कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, वो देश के हित में नहीं है? ऐसे क्या मैं सोच नहीं सकता कि मेरी राय ऐसे नहीं हो सकता? तो बोला हाँ हो सकता है। तो बोला अगर ऐसा मेरा राय है, मुझे रखना चाहिए या मुझे चुप बैठना चाहिए? तो ये सवाल था अगला। तो उसने बोला आपको रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई मैं वही कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? आप खुद बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत होगी तभी तो आगे बढ़ेगी देश। अगर मैं ये चीज नहीं बोल पा रहा हूं, तो उसके बाद उन्हें ये बोला कि मैंने मेरी जितनी थी मेरे पास सर्विस थी, एक ही चीज थी कि जो आईएएस की नौकरी जो है पढ़ के मिला, वो छोड़ के मैं कह रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो वो अगला लिखता है कि श्रीमान आप सम्मानित है। ये कॉन्वर्सेशन डीएम में हो रहा है। तो बोला श्रीमान आप सम्मानित है। तो मैंने बोला यार अगर आप ऐसे कह रहे हो कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आप इस तरीके का भाषा ना, अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस तरीके का भाषा ना प्रयोग करें जो आपने पहले प्रयोग किया था। बोले श्रीमान आप सम्मानित है, आप अनुरोध ना करें, हक से बोले। वो कॉन्वर्सेशन कहां से शुरू हुआ था? क्योंकि हम क्या बहुत लोग, कॉन्वर्सेशन बंद हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोगों को ये भक्त है और फिर फासिस्ट है या फिर जो भी टर्म बुला के उनको एक तरफ कर दिया और आधे लोगों को दूसरी तरफ कर दिया, और एक ये जो बात है अक्रॉस द टेबल बात जो होना है वो प्रिटी मच बंद हो गया, एकदम खत्म ही हो गया। वो बात होना बहुत जरूरी है। वो मैं ये नहीं समझता हूं कि कोई भी भारत को डिस्ट्रॉय करने का, देश को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है, नहीं। सब अपनी देश बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जिनसे मैं असहमत हूं वो भी अपनी आइडिया, जो खुद की आइडिया है देश के लिए, वो बनाने का कोशिश कर रहा है। वो पूरी मेहनत भी कर रहा है। मैं उस आइडिया से असहमत हूं। वो मेरी देश को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपनी देश बनाना चाहता है जिसमें उसके आइडियोलॉजीज है, उसके आइडियाज है, उसके थॉट प्रोसेस है, और उसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है। पर जो आइडिया मेरे जो सोचता हूं कि सही है, उसके लिए मैं मेहनत नहीं करने के लिए तैयार हूं। पर मैं ये चाहता हूं कि वो मेहनत ना करें। हम इतना ही बोलते हैं ना कि अरे वो कर क्यों रहे ऐसे, अरे वो ट्विटर में आके क्यों गाली दे रहा है, वो फेसबुक में क्यों कर रहा है, वो ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो रैली क्यों निकाल रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों? क्योंकि हम नहीं करना चाहते मेहनत। हम जो मिला है हम उसको चाहते हैं कि ऐसे कंटिन्यू करें, बिना मेहनत करे, जैसे चलते रहे वैसे चलते रहे आगे। पर हमने ये है वो क्यों मेहनत कर रहा है, इसी बात पे पूरी क्रिबिंग है। सारे मिलकर यही क्रिबिंग करते रहते हैं कि वो मेहनत क्यों करे, हमारी बात नहीं करने दे रहे, हमें बोलने नहीं दे रहे। बोल के देखो यार क्या हो जाएगा, जेल जाएगा, बस इतनी सी बात है। मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए डीआईजी प्रेजेंस रहा हूं, जेल की डीआईजी रहा हूं, तो कभी दूसरी तरफ से भी देखने का मौका मिलेगा तो चलेगा। नहीं, इस देश ऐसा नहीं बना है। ये देश 47 में भी लोगों ने जेल गया है, लोगों ने जो जिसके लिए उनको चाहिए उनके लिए खड़ा रह के देश बनाया है। 60 में भी बनाया है, 70 में भी बनाया है। इस जनरेशन के लिए तैयार है कि नहीं? जो आइडिया आपको लगता है इस देश के लिए है, वो देश को बनाने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार है, बस इसी बात पे है। वो क्या कर रहा है इस बात से कोई वही नहीं है। आप क्या करना कर सकते हो इस बात पे। आपको जो सही लगता है उसके लिए आप क्या करने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि आपकी 2 एसी है, 3 एसी है, उसमें से 2 ना हो जाए, इस बात से आप है, ठीक है, फिर कम से कम दूसरे वाले को गाली ना दे। वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, उनका इज्जत करे। फिर कंटिन्यूसली यही हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है बात यही हो रहा है, यार बोलने नहीं दे रहा। मीडिया हमारे मतलब कोई एक ही तरफ का वो ऐसे गलत चीजें दिखाया जा रहा है। जुडिशरी क्यों? क्योंकि मैं ऐसे इसको समझता हूं, एक स्टेडियम है, स्टेडियम में जुडिशरी है, मीडिया है, सब कोई है, वो खेल रहा है। बल्कि जुडिशरी को रेफरी बनना चाहिए, प्लेयर नहीं बनना चाहिए, पर फिर भी अज्यूम करते हैं कि खेल रहा है। एक ही तरफ गैलरी है, वो गैलरी में पूरी लोग है और पूरा चीयर कर रहा है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है, या ये इधर खेलो, इधर खेलो, और सारे इंस्टीट्यूशंस जो है उसी तरफ शॉट खेले जा रहा है। क्योंकि क्या है, हम सब स्टेडियम छोड़ के भाग चुके हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, हम वो स्टेडियम छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। एक दूसरी जो गैलरी है, पहली बात तो स्टेडियम में घुसे, और घुसने के बाद वो गैलरी में जाए, वो गैलरी में जाने के बाद चीयर करे, और चीयर करके हम ये बोले एक आध शॉट तो हमारे तरफ भी खेले। ये नहीं हो सकता कि कंप्लीटली जिस तरीके से आप एक ही तरफ खेल रहे हैं ऐसे नहीं, हमारे तरफ भी एक आध शॉट तो हमारे तरफ भी खेल सकते हैं, हम भी तो हैं। ये चीज करना मुझे लगता है कि जरूरी है। ये
चुप बैठना, कश्मीर की बात में इसलिए वापस आता हूं क्योंकि पूरी एक देश हम चुप बैठ गए, बिल्कुल। इस बात को लेकर मैं हर जगह जाता हूं, हर जगह। और 370 की एक बात रखना चाहता हूं। अभी आजकल तो डिसीजन ऐसे लिया जाता है कि डिसीजन लेने से पहले डिसाइड होता है कि ये हिस्टोरिक है, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसे टाइप है कि आज डिसाइड ले लेते हैं कि आज कुछ हिस्टोरिक डिसीजन ले लेते हैं। तो पहले से आप डिसाइड कर लिया दैट द डिसीजन इज गोइंग टू बी, पर आपने कुछ तो पैरामीटर्स तो रखेंगे ना कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी 6 चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं इसलिए नोटबंदी पे आता हूं क्योंकि उस दिन भी यही बताया गया था कि इट इज अ ग्रेट डिसीजन, हिस्टोरिक डिसीजन, ये बताया गया था। और मैं उस टाइम कलेक्टर था, डीसी था, और मुझे लग रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब मिजोरम में था, आइजोल में पैसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है वहां पे जनता के पास। तो आई वॉज राइटिंग ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजन। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या लिखा है, कोई फोन करके पूछेगा मुझसे तब मैं शायद बताऊंगा हाँ ये नोटबंदी के बारे में लिखा है, नहीं तो ऐसे पोस्ट लिखाता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा किस बात पे लिखा है। ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजंस, ये लिखा है। और उसके बाद ये चीजें, मतलब बात ये कि अभी उस पे आजकल एक फेसबुक पे पोस्ट लिख के भी हम भगत सिंह टाइप फील होता है कि ऐसे पता नहीं क्या रिबेलियन कर लिया, एक हाँ एकदम रेवोल्यूशन हो गया। मतलब सरकार का आलोचना करना मतलब चाय के साथ बिस्किट खाना टाइप होता था। मुझे याद है यूपीए की सरकार के खिलाफ मैं मतलब अनशन पे बैठा था दिल्ली में, शाम तक ही बैठा था, भूख लग गई तो उठ के आ गए, पर सुबह से शाम तक बैठा था। और वो झंडा लेके भी जाता था कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, इनको उधर करो। और हमें कभी ये नहीं लगा कि मैं देशद्रोही हूं, मुझे लगा कि मैं देश के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा है, कभी ये नहीं लगा कि देशद्रोही उस टाइम करता था। और बहुत सिंपल बात होती थी उस टाइम, फेसबुक और कुछ जो भी था वो सब में बस यही लिखता था कि सरकार क्या यूजलेस चीज है, कुछ करते नहीं है। अभी पर सरकार के खिलाफ लिखना मतलब रिबेलियस एक्ट हो गया, रिबेलियस। इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म और एनीथिंग, इट इज अ रिबेलियस एक्ट। और इसी बात पे हम सेल्फ सेंसरशिप करने लग गए, सेल्फ मॉडरेशन। तो आप जो लिखना चाहते हैं पहले से उसके 10 गुना नीचे लिखेंगे खुद से ही, क्योंकि मन में डर है, अरे ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये बोल दिया तो क्या हो जाएगा। ये पूरा करके इतना नीचे करके मेरे जैसे लिखेंगे, ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजन, जिसका कोई हेड नहीं है ना कोई टेल है, किसी को पता नहीं है कि किसके बारे में लिखा है। और वो लिख के भी मुझे ऐसे पूरी रिबल वाले फीलिंग आ रहे थे कि आज देश के लिए पूरा देशभक्ति मैंने कर लिया। ये सेल्फ मॉडरेशन एक डेंजरस चीज है। जो आप बोलना चाहते हैं वो खुल के बोल नहीं सकते, वो खुद से ही नीचे 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 करके आ रहा है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी वीक में आज एडिटर, लेटर टू एडिटर, स्वरा भास्कर के कोई कॉलम उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद बंद कर दिया। स्वरा भास्कर एक्ट्रेस, उसमें एक पर्सन इज राइटिंग दैट व्हाई डिड यू क्लोज दिस स्वरा भास्कर्स कॉलम, she never criticized Prime Minister Modi, then there was no reason for you to stop her column. A person is writing that Swara Bhaskar never criticized Prime Minister Modi, फिर आपने क्यों बंद किया? मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज करते तो बंद करना तो जायज था, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। पर अगर उसने वो तो नहीं किया, वो तो मतलब अनएक्सेप्टेबल चीज है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार की डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बात करना, इट्स लाइक अरे हम कितने बात करते थे, जिनको भी क्रिटिसाइज करना था खूब करते थे, इसमें क्या गलत चीज है? पर वो एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे सेट हो गई, उस लेवल पे नीचे तक सेट हो गई कि हमने अगर क्रिटिसाइज कर लिया तो देन इट इज नॉट करेक्ट, देन इट बिल्कुल नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये चीज मुझे वो पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगा, और उन्होंने पब्लिश भी कर लिया। मुझे लगा वो पब्लिश कैसे कर लिया, वो दैट इज वो लेटर टू एडिटर भी पब्लिश कर लिया। सो ये सेल्फ मॉडरेशन की चीज में भी बहुत ज्यादा, तो ये डिमोनेटाइजेशन पे मैं बात कर रहा था। वो उस टाइम किसी ने उनसे पूछा नहीं कि भाई टारगेट क्या है। डिसीजन हिस्टोरिक तब होती है जब आप जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं, चाहे 5 चीजें हो। तो 5 चीजें क्या थी जो अचीव करना चाह रहे थे? कैश इन सर्कुलेशन है, आप नीचे लाना चाहते हैं, या आप क्या चीजें, मतलब आपकी ब्लैक मनी 100% जितना वो है वो आप कितना करना चाहते हैं, या टेररिज्म है, क्या चीज आप करना क्या चाह रहे थे वो आप बता दे। अचीव कर लिया, 50% अचीव कर लिया तो ठीक है, हिस्टोरिक है। कैश इन सर्कुलेशन था तो ऊपर चला गया, ब्लैक मनी था वो तो 100% आ गया, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर आ गया,
काफी काउंटरफीट भी आया। अब पहले ये था कि काउंटरफीट करेंसी नहीं है, हाई सिक्योरिटी करेंसी। परसों आरबीआई का स्टेटमेंट था, क्या था? हाँ, 2000 के नोट की बंद किया। क्या बोल के बंद किया? हाँ नहीं, क्या बोल के बंद किया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, रीजन वो नहीं दिया, फेक करेंसी। तो वो ये कह रहा है कि हाई क्वालिटी काउंटरफीट करेंसी आ गई है मार्केट में 2000 की, तो इसलिए 2000 के प्रिंट करना ही बंद कर दिया। मतलब इफेक्टिवली मैं समझ रहा हूं आरबीआई बोल रहा है वो छापना जो है वो छाप लिया 30 साल का, तो हम क्यों डुप्लीकेट दोबारा छापे? तो एफर्ट थोड़ा कम कर लेते, हम बंद कर लेते, उन्होंने जो छापा है वही चलेगा। मतलब वो छापना बंद कर दिया उन्होंने। और तो कौन सी बात जो है आपने उसमें मीट किया, जिसको आपने हिस्टोरिक बोल के 3 महीने लोगों को खड़ा किया एटीएम में बाहर, लोगों के पैसा, लोगों की बिजनेसेस, वर्किंग कैपिटल आपने डिमांड, इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमिक वर्किंग कैपिटल और डिमांड आपने इस तरीके के नीचे कर दिया। उसके बाद आज इस हालत में है, किस चीज के लिए? क्यों इतने लोगों को, कुछ लोगों की जान भी चले गए, क्यों आपको मिला ये सवाल? क्योंकि डिसीजन हिस्टोरिक नहीं होता, उसकी टारगेट जब अचीव करते हैं तब आपकी हिस्टोरिक होती है। पर ये सवाल कोई उठाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सवाल उठाने से देशद्रोही बन जाते हैं। आप सरकार से सवाल उठाओगे, और कश्मीर में तो सवाल उठा लिया तो आप तो पक्का पाकिस्तानी है 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मुसलमान होकर कश्मीर पे उठाया तो फिर 200%। मैं थैंकफुली 100% वाले रेंज में हूं, 200% वाले भी बहुत है। तो ये एक मुद्दे पे आप सवाल नहीं उठा सकते। आपको सही लगता है तो सही है, नहीं लगता है तो नहीं है। ये नेम सेक भी है तो डेमोक्रेसी तो है ना। मैंने क्या, कोई मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है कि गोल्फ कोर्स में इवेंट नहीं हो सकता? एक टॉक दे रहा हूं, बुक्ड है, वहां पे क्या इवेंट नहीं? सोचिए, वेयर आर वी गोइंग? आप मुझसे सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेवकूफ ही हो सकता है। मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूं बेवकूफ हो सकता हूं, और मैं कुछ बोल रहा हूं कि लोगों को जाके अटैक करो, ये करो, वो करो, क्रिमिनल। मैं खुद डीएम रह चुका हूं। अगर ऐसे कुछ कर रहा है कि भड़काऊ भाषण जाके कुछ क्रिमिनल करे तो क्रिमिनल एक्शन ले सकता है, पर आप बात करने नहीं दे रहे हो तो डेमोक्रेसी रहा कहां? तब वो बात तो तब आएगी ना कि जब मुद्दे पे, तो एक बात है, मुद्दा अलग बात, मुद्दे पे बात करने भी नहीं दे रहे, वो मुद्दा तो वो बन गए और हम चुप रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि बहुत कुछ खोने को है। मैंने तो तय किया है, मेरे को देश से ज्यादा कुछ भी नहीं है खोने को, कुछ भी नहीं है। इस देश से ज्यादा कुछ नहीं है खोने को। क्या है, ठीक है, जो नौकरी है वो चले गई, बाकी जो चीजें देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो जीने का, खाने का मिल जाएगा। पर ऐसे हम नहीं अलाउ कर सकते कि जैसे कुछ चल रहा हो साइड में। और तो मेरा टाइम शायद खत्म हो रहा है, तो शायद हाँ, तो मैं ज्यादा मतलब थोड़ा इमोशनल होके बोल दिया। बट एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, 2 मिनट और लूंगा, 10 मिनट जो भी। मैं ये बात उधर कहने के लिए गया, चेन्नई में जब कहने के लिए गया तो डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब की बात मैं कह रहा था। तब एक लड़की उठी और बहुत ही पैशनेट, और उठ के बोलती है कि क्या डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो आप? मैं 23 साल तक इंडियन थी, मुझे परसों कुछ दिन पहले मुझे बोल दिया गया कि तुम इंडियन नहीं हो। वो आसाम से थी, वो चेन्नई में कर रही है, वो बोल रही है कि मैं तो, मतलब क्या राइट की बात कर रहे हो आप? आप सोचिए, आज की तारीख में 20 लाख 19 लाख लोग जो इंडियन नहीं है बोल के अभी क्या करना है उनको पता नहीं है, वो आसाम में है। डिटेंशन सेंटर बन रहा है नेरुल में, कर्नाटका में, आसाम में डिटेंशन सेंटर्स। क्यों? हमारे देश में आज हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा है, हमारे देश में आज हो रहा है। मैं ये कहानी जो मतलब जो इंसिडेंट हुआ, मुंबई में आया, 2 मुसलमान दोस्त मतलब उनसे थे। पहले तो हम माइनॉरिटी बोलते हैं, मुसलमान तो बोलते भी नहीं है कभी, क्योंकि पता नहीं क्या है। तो उनसे बात कर रहा था तो वो रोने लग गया। वो पूरे उनकी दाढ़ी में पूरा एकदम टीयर्स ऐसे तक 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 करके। बोला क्या हो गया? तो वो बोल रहा है कि सर हम एक्चुअली फैमिली में पूरा ये ढूंढ रहा है कि दादा जो है इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन करने गया था, उसका पेपर है सुभाष चंद्र बोस के उस टाइम पे,
वो डॉक्यूमेंट वो ढूंढ रहा है, उनको मिल नहीं रहा। वो ढूंढ इसलिए रहा है कि एनआरसी आएगा पूरी देश में, बोला है ना, तो पूरी देश में अगर एनआरसी आएगा तो वो देश उससे पहले की डॉक्यूमेंट वो ढूंढ के कोशिश कर रहा है। उनको पता नहीं कौन सी तार कट ऑफ टाइम कौन सी आएगा। आसाम में 71 था, तो वो 47 के पहले के डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, वो ना मिलने पे रो रहा है। वो मुंबई में मैक्सिमम लोग शुरू कर दिया डॉक्यूमेंट करना। मैंने उसको ये बोला, भाई मिलता है तो जला देना, क्योंकि तुम्हें वो डॉक्यूमेंट मिल पाएगा, तुम्हारे बगल वाले को नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट है, वो वैलिडेशन होगी इसको जेल भेजने का या डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए, क्योंकि सबके बाप दादा थोड़ी ना आईएनए गया था। तुम्हारा पैट्रियोटिज्म प्रूव करने के लिए दादा का आईएनए चाहिए, तो मेरे तो दादा तो कुछ नहीं कर रहे थे, पर मैं हिंदू हूं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी सिटीजनशिप दे देंगे, पर तुम मुसलमान हो इसलिए तुम नहीं कर सकते। मैंने तो बहुत क्लियरली बोला कि नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर। अगर ऐसा आता है तो मत करिए, क्योंकि एक पूरी एक पॉपुलेशन 18-20 करोड़ जनता को आप बोल रहे हैं कि आपको नोटिस दे रहा है इफेक्टिवली कि सिटीजनशिप आप प्रूव करिए। और हम अपनी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अरिथमेटिक्स में कि ये 20% कहां पे आएगी, ये 15% कहां पे आएगी, ये सोच के जो है बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोल रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। और इस देश में हो रहा है आज। आप चाहेंगे कि आपके दोस्त जो है इस अपने 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने का करें 21st सेंचुरी इंडिया में? सोचिए, आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था, कोई क्लरिक आज यहां पे लखनऊ का ही न्यूज पढ़ रहा था कि सबको बोला है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ढूंढ के रखना है। क्या अपने देश में अब 50 साल की डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं कि हम अपने देश में रह रहे हैं बोलने के लिए? किसने दिया यह हक? सब चुप बैठे हैं आराम से। डॉक्यूमेंट मांगेगा तो डॉक्यूमेंट दे देंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे तो रजिस्ट्री करवाएंगे। देश नहीं है क्या? अपना नहीं है क्या? वो कोई आके सर्टिफिकेट देगा क्या आपको? मैं तो बिल्कुल उस दिन तय कर लिया था कि जो भी हो, अगर ये हो जाता है, मेरे से रुक पाते तो रुकते, नहीं रुकते तो मैं तो डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा। जहां डिटेंशन सेंटर है साथ में जाएंगे, जहां भी जाना है। हमें जो जिस तरीके से ये, मतलब आई एम सॉरी बट मैं भूल नहीं सकता वो कि वो बंदा बैठ के रो रहा है कि वो दादा के आईएनए का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है करके। ऐसे नौबत एक इंडिया में किसी को नहीं होना चाहिए। आपको जो अरिथमेटिक लगाना है पॉलिटिक्स में करिए इलेक्शन में, पर किसी को ऐसा नहीं होना देना। ये चीज सेकेंडरी सिटीजनशिप करके एक नोटिस टाइप दे के रखना, उसके बाद अजीब व गरीब लॉजिक कि एक रिफ्यूजी है, एक इन्फिल्ट्रेटर है, दूसरा मतलब ब्यूरोक्रेसी में मैं जानता हूं कि कैसे फाइल पुटअप करता है कि 3-4 और कैटेगरी आ जाए। बोल रहे कि पाकिस्तान की ज्यूस को भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की ज्यूस बोल रहे, इंडोनेशिया का उनको हिंदूस को नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार? तुम टारगेट जिसको करना चाहते हैं खुल को तो बोलो कम से। ये क्लियर कट है और खुल के बोल रहा है। मैं बोलूंगा तो शायद हेट्रेड हो जाएगा, पर होम मिनिस्टर बोलेगा तो हेट्रेड नहीं होगा। हम बोलने की क्यों डरते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो क्लियर हूं। मैं इसलिए बोला कि जो चीज हम छुप के घर के अंदर बात करना चाहते हैं, मैं खुल के करना चाहता हूं। अगर वो स्पेस है तो ठीक है, वो स्पेस नहीं है कोई बात नहीं। तो बस इतना मैं आपको थोड़ी सोचने के लिए मैं आपको विषय इस पे रखना चाहता हूं। प्लीज आप जाके सोच लीजिएगा इसके बारे में, और किस तरीके का। और ये मत सोचिए 6 महीने के बाद क्या होगा इलेक्शन में, अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन में कौन जीत रहा है, 3 साल के बाद यूपी के इलेक्शन में क्या जीत रहा है। नहीं, जो बाकी जो मेरे एज वाले आए हैं, आपको सोचना है 10 साल 20 साल के बाद इंडिया कहां पे चाहिए आपको। 20 साल के बाद इंडिया जो चाहिए, आज के लिए आप लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। 5 साल के बाद जो जीतते कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट किसको देना दे दो। हम एक और चीज होती है आजकल ना, ऐसे हो गया कि सरकार जैसे एक परिवार को 20 साल बाद या 10 साल के बाद वेट करके बच्चे जब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे के बारे में पूरे मोहल्ले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, वो बेबी। तो ये सरकार ऐसे बेबी टाइप फील करने लग गए लोग कि ये सरकार के डार्लिंग हमारी जो है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये ना इधर वाले करेंगे, चुप तुम्हारे बोलने को हक नहीं है, तुम देशद्रोही सब। बात यह है कि वो बेबी नहीं रहा। जब वोट कर रहे हैं तो बेबी था, वोट करके जब बड़ा हो गया तो टीनेजर बन गया वो। और टीनेजर घर पे 1 बजे आता है, नोटबंदी जैसे हरकतें करता है, तो सवाल उठाना जरूरी है। नहीं तो क्या मोहल्ले वाले को भी पूछने नहीं दे रहा, आप खुद भी नहीं पूछ रहे, पूरा मोहल्ला लेके डूबेगा एक दिन। तब आपको समझ लगेगा कि सवाल, इसलिए वो तर्कशास्त्र ने जो कहा है उस टाइम,
हम अपनी अपनी रूट में जाए। ऐसे एग्जाम्पल बहुत से हमें रामायण में आप देख लीजिए एग्जाम्पल है। भगवान राम जब रावण को वो करके आया, वो डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा थे, ही इज ए किंग, है ना। भगवान राम जब आए तो एक प्रजा ने उठ के पूछा राजा के पत्नी के बारे में, लिंचिंग हुआ था क्या? वो राम राज्य थी, उसमें सवाल उठाने का हक था, वो प्रजा का हक था। वो भगवान राम जो है उनको मैं मानता हूं। वो जो तय किया, वो जो सवाल जो उठाया, कितना सवाल थे वो अलग बात है, पर जो सवाल उठाने के एक प्रजा का हक, आज तो हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक है, हम प्रजा नहीं है, हम सिटीजन है। सिटीजन का तो पूरी ड्यूटी बनता है सवाल उठाना, पूछना हर एक चीज पे। तो हम श्योर की पैट्रियोटिक ड्यूटी जो हमारी है सवाल पूछने की, वो हम करते रहेंगे। इफ एट ऑल जवाब से ज्यादा 2-3 सवाल अगर आपके मन में छोड़ा है तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू।